ऑब्वियसली मॉडल पेपर का सॉल्यूशन देने वाले हैं। आप सभी को मालूम हो गया होगा कि इस बार मैट्रिक एग्जाम में आप सभी को 1 से लेकर 100 तक प्रश्न ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे संस्कृत के एग्जाम में, जिसके साथ 4 विकल्प दिए गए होंगे अर्थात 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, जिसमें से एक सही होगा। 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों का ही उत्तर आप सभी को OMR शीट में चिन्हित करना होगा। आइए हम आप सभी को पहला क्वेश्चन दिखा देते हैं। है दोस्तों, पहला सवाल है, उपनिषद किस शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है? क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, दर्शन शास्त्र। इसके बाद में अगला सवाल है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद में है? आप सभी अगर मंगलम पाठ को पढ़े होंगे तो उसमें हम आप सभी को बताए थे कि सत्यमेव जयते ना अनृतम, अर्थात सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं। तो ये जो उपनिषद था ये मुंडक उपनिषद था, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, मुंडक उपनिषद। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 3 में, ये भी मंगलम पाठ से लिया गया है, किसकी गुफा में आत्मा निहित है? तो उसमें श्लोक में बताया गया है कि अरुण अनियान महतो मह्यान आत्मस्य जंतो निर्हितो गुहायाम, अर्थात छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी आत्मा जीवों के शरीर रूपी गुफा में निवास करती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, जीवों के शरीर रूपी गुफा में। अगला सवाल है, कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? तो अगर आप पाटलिपुत्र वैभव पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है कौमुदी महोत्सव जो है वो शरद ऋतु में मनाया जाता था। और किस वंश के शासनकाल से मनाया जाता था? तो गुप्त वंश के शासनकाल से पटना में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। अगला सवाल है क्वेश्चन 5 में कि सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था, इसीलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल है, एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल किस नदी पर बना है? क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, एशिया का सबसे लंबा पुल गंगा नदी पर बना है। अगला सवाल है, मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता का संकेत है? क्वेश्चन नंबर 7 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी होगा, पाटलिपुत्र अर्थात पटना। उसके बाद में अगला सवाल है, अपनी रचना काव्य मीमांसा में पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा का उल्लेख किसने किया है? तो काव्य मीमांसा जो महाकाव्य है उसकी रचना जो है वो राजशेखर के द्वारा किया गया था। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, राजशेखर। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 9 में कि शिव प्लस उपासकः की संधि क्या होगी? तो शिव प्लस उपासकः का जो संधि होगी ना वो हो जाएगा शिवोपासकः, यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल है, महानगरम में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 10 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी होगा, कर्मधारय समास है, महानगरम अर्थात महान है नगर। अगला सवाल है क्वेश्चन 11 में, प्राचीनम में कौन सा उपसर्ग है? प्राचीनम, अगर आप देखेंगे प्राचीनम में कौन सा उपसर्ग है तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, प्र जो है इसमें उपसर्ग है, प्राचीनम में प्र उपसर्ग है। अगला सवाल है, सदैव में किन वर्णों की संधि हुई है? तो सदैव का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे बनाएंगे? सदा ऐसे बनाते हैं हम लोग, देखिए सदा जोड़ एवा बनाते हैं बराबर सदैव होता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो अ का आ मिला हुआ है, यहाँ पे देखेंगे तो ए मिला हुआ है, तो आ प्लस ए कहाँ पे है? ऑप्शन बी में है ना, तो इसीलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन 13 में कि बिना के योग में कौन सी विभक्ति होती है? विना जो है उसके योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो इसमें तृतीया विभक्ति होती है, क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन 14 में बोला गया है, धारेन रुक्त मन कह सूत्र का उदाहरण वाक्य कौन सा होगा? क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, दिनेशः सुरेशयायः शतमं धारयति। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल है, मुनि शब्द के तृतीया बहुवचन का रूप क्या होगा? काफी सिंपल सवाल है, उम्मीद है आप सभी को इसका आंसर मालूम ही होगा। यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब क्या होता है? तो मुनय मुनि अभ्याम मुनि भी होता है, तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16 में कि विपत्ति, देखिए यहाँ पे दिया गया पीबती किस धातु का रूप है? तो पीबती जो है वो पा धातु का रूप है, तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा।
अगला सवाल है कि साधव किस विभक्ति का रूप है। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन सी होना चाहिए। साधव जो है वो सप्तमी विभक्ति का रूप है, इसीलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 18 में कि अस धातु के लट लकार का रूप क्या होगा। तो अस का क्या होता है, तीता अंति सी था, तो यहाँ पे अस्ति हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन का सही जवाब अस्ति होगा, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है वनिता में कौन सा स्त्री प्रत्यय लगा हुआ है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब देखेंगे तो टाप प्रत्यय होगा। ठीक है, ये कहीं ना कहीं जो शब्द होगा ये वनित वर्ड होगा। ठीक है, क्या होगा, यहाँ पे वनित होगा, इससे मिला है टाप प्रत्यय। तो टाप प्रत्यय में टॉलोप हो जाता है और प कट जाता है, आकार बनता है, तो क्या बनेगा, वनिता बनेगा ना। तो वनिता में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो टाप हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन 20 में। क्वेश्चन 20 को देख लीजिए। बोला गया है कि हन प्लस कत्वा से कौन सा शब्द बनता है। तो हन प्लस कत्वा से हतवा हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन 21 में। क्वेश्चन 21 में बोला गया है कि मूल प्लस ठक से कौन सा प्रत्यय बनेगा। तो देखिए यहाँ पे ठक जो है वो प्रत्यय है, तो मूल प्लस ठक प्रत्यय लगाएंगे तो ये मौलिका बनेगा, इसीलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 22 में कि लुट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा होता है। तो लुट लकार अगर उत्तम पुरुष एक वचन में हम रूप देखेंगे तो यहाँ पे तपानी हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन 23 में। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया है कि पीतम इस पद का प्रकृति प्रत्यय क्या होगा। तो पीतम का हो जाएगा, इसमें अक्त प्रत्यय लगा हुआ है, तो पा प्लस अक्त, यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। अगला सवाल क्वेश्चन 24 में कह रहा है कि किस शब्द में दा प्रत्यय लगा हुआ है। तो अगर आप दा देखेंगे तो आप सभी को तो मालूम होगा कि प्रत्यय किसी भी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो था है अंत में, तो गलत हो गया, यहाँ पे ता है गलत हो गया, यहाँ पे ता है गलत हो गया। दा किस में है, तो ऑप्शन सी में है, इसीलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, एक दा। अगला सवाल है धर्मांतरम का सही संधि विच्छेद क्या होता है। तो अगर आप क्वेश्चन 25 के सही आंसर की बात करें तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए में ही दिया गया है। धर्म जोड़ अंतरम बराबर होता है धर्मांतरम, इसीलिए क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन 26 में किस पद में अव्ययी भाव समास है। यहाँ पे 4 वर्ड दिया गया है, इसमें आप सभी को बताना होगा अव्ययी भाव समास क्या है। तो जिस समासिक शब्द का पहला पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं, जैसे यथाशक्ति, पहला पद इसका क्या होता है, अव्यय होता है। अगला सवाल है कि आलसियों को प्रतिदिन इच्छा भोजन कौन दिलाता था। तो ये जो क्वेश्चन है अलस कथा पाठ से लिया गया है। तो मिथिला का मंत्री था जो वीरेश्वर, वहीं आलसियों को इच्छा से भोजन दिलाता था और दिलवाता था, और क्या देता था, वस्त्र देता था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 में कि कर्त्यते यदा यस्मिन गृहे अग्निर्लगहनो अस्ति, अलस कथा पाठ में यह किसकी उक्ति है। तो कौन से आलसी व्यक्ति थे जो ये जो उक्ति बोले थे। तो क्वेश्चन नंबर 28 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी होगा, दूसरे व्यक्ति बोले थे। ठीक है, वो बोलते थे कि यहाँ पे कितने ऐसे कैसे कैसे लोग हैं कि हम लोग आग में जल रहे हैं और कोई यहाँ पे आके हमको बाहर भी नहीं निकाल रहा है। अगला सवाल है क्वेश्चन 29 में कि स्त्रियों का रक्षक कौन है। तो क्वेश्चन 29 का सही जवाब पति हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए क्वेश्चन 30 में कि याज्ञवल्क्य ने आत्मतत्व की शिक्षा किसको दी। आपके मैट्रिक एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके मैट्रिक एग्जाम में 100% उम्मीद है कि ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम था मैत्रेयी, और याज्ञवल्क्य अपने आत्मतत्व की शिक्षा अपनी पत्नी मैत्रेयी को दिया करते थे। अगला सवाल है गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की थी। तो गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की थी, तो मधुर विजयम की रचना की थी, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल है अच्युत राय कहाँ के राजा थे। काफी इंपोर्टेंट सवाल है, अच्युत राय कहाँ के राजा थे। तो ये विजयनगर साम्राज्य के राजा थे, तो क्वेश्चन का सही जवाब विजयनगर हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए क्वेश्चन 33 में जो दिया गया है काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। स्वर्गापवर्गा अस्पद मार्ग भूते किस देश को कहा गया है।
तो ये जो वर्ड है भारत महिमा पाठ से लिया गया है, और भारत महिमा पाठ का मतलब होता है कि भारत देश की महिमा उसमें बताई गई है। तो यहाँ पे स्वर्गा पौर्ग अस्पद मार्ग भूते किस देश को कहा गया है, तो भारत देश को कहा गया है। क्वेश्चन में 33 का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल है कि सीमंतोन्नयन किस संस्कार के अंतर्गत आता है, तो जन्म के पूर्व संस्कार जो होते हैं उसको सीमंतोन्नयन संस्कार कहा जाता है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन 35 में कि शैशव संस्कार कितने हैं, तो शैशव जो संस्कार होते हैं वो 6 होते हैं। इसके बाद में अगला सवाल है कन्यादान किस संस्कार में होता है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी होगा, क्योंकि कन्यादान में ही विवाह संस्कार में ही कन्या का दान होता है। और इसके बाद में अगला सवाल है नीति श्लोका पाठ के आधार पर अविश्वासी पर विश्वास कौन करता है, तो उसमें बताया गया है नीति श्लोका पाठ में कि जो बिना बुलाए प्रवेश करता है, बिना कुछ पूछे बकबक करता है, अविश्वासी व्यक्ति पर जो विश्वास करता है वैसे पुरुष को अधम कहा जाता है, अर्थात मूर्ख कहा जाता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, अधम। अगला सवाल है क्वेश्चन 38 में कि सुखवाह क्या है, तो सुखवाह जो है वो क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 38 का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, अहिंसा है। इसके बाद में अगला सवाल है मनोहरः में कौन सी संधि है, मनोहर का संधि विच्छेद अब कीजिएगा तो मनः जोड़ हरा हो जाएगा बराबर मनोहर होगा। तो इसमें जो संधि है जो यहाँ पे देख लीजिए, आसान तरीका अपनाइएगा। मनोहर में 2 विसर्ग लगा हुआ है, इसलिए कौन संधि होगा, विसर्ग संधि हो जाएगा। अगला सवाल है किस शब्द में प्रति उपसर्ग नहीं है, कौन ऐसा इसमें वर्ड दिया गया है जिसमें प्रति उपसर्ग नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 40 का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, प्रत्येकम। तो यहाँ पे देखेंगे तो प्रत्येक जोड़ एकम हो जाएगा, इसे प्रतिदिनम प्रति दिया गया है, प्रतिभाव भावम ये भी दिया गया है, प्रतियोगिता प्रति दिया गया है, लेकिन ऑप्शन ए में प्रत्येकम दिया गया है। इसको आप संधि विच्छेद कीजिएगा तो प्रत्येक जोड़ एकम होगा, तो यहाँ पे प्रत्येक उपसर्ग है, लेकिन यहाँ पे बोला गया किसमें प्रति उपसर्ग नहीं है, तो ऑप्शन ए में नहीं है। अगला सवाल है क्वेश्चन 41 में कि सचिवानाम आलयः का समस्त पद क्या होगा, तो इसका जो समस्त पद होगा वो होगा सचिवालयः। इसके बाद में है किस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है, काफी इंपोर्टेंट सवाल है। जिस समासिक शब्द का पहला पद संख्यावाचक हो उसे हम लोग द्विगु समास कहते हैं। तो क्वेश्चन 42 का सही जवाब क्या होगा, तो द्विगु समास अर्थात ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि वृक्षात पत्राणि पतन्ति, यानी वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में वृक्षात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र के द्वारा लगाई गई है, तो क्वेश्चन में 43 का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, ध्रुवम पायो अपादानम जो सूत्र का नाम है, इसी के द्वारा इसमें विभक्ति का पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया वृक्षात में। अगला सवाल है क्रिया का आधार कौन सा कारक होता है, क्रिया का आधार पे कौन सा कारक होता है, तो क्वेश्चन में 44 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी होगा, अधिकरण कारक होता है। इसके बाद में अगला सवाल है वयम किस शब्द का रूप है, वयम जो वर्ड है ये किस शब्द का रूप है, तो ये अदस का है, तो इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। इसके बाद में है कि ज्येष्यति किस लकार का रूप है, ज्येष्यति के लकार के बारे में हम लोग बात करें तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। ज्येष्यति में कौन सा लकार होता है, तो ये लीट लकार होता है, इष्यत इष्यत इष्यन्ति। क्वेश्चन 47 में दिया गया है किस पद में अक्तिन प्रत्यय लगा हुआ है, यहाँ पे कितने प्रत्यय बोल सकते हैं या अक्तिन प्रत्यय बोल सकते हैं, तो क्वेश्चन में 47 का ऑप्शन सी होगा, गति ही। देखिए अक्तिन प्रत्यय का मतलब होता है किसी भी शब्द के अंत में ती ही जुड़ता है, ठीक है, जैसे गति ही, उसका धरती ही, तो इसमें सभी में ती जुड़ रहा है, तो इसमें क्या हो गया, अक्तिन प्रत्यय हो गया। इसके बाद में अगला सवाल है लघुतरम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, लघुतरम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तो यहाँ पे लघुतरम में है जो है वो तरफ प्रत्यय जुड़कर लघुतरम बनता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, तरफ प्रत्यय। अगला सवाल है क्वेश्चन 49 में कुमार प्लस डीप से कौन सा पद बनेगा, तो कुमार प्लस डीप जो है, कुमार एक पुल्लिंग शब्द है, डीप यहाँ पे स्त्री वर्ड मिलाएंगे तो जाहिर सी बात है ये स्त्रीलिंग बन जाएगा। तो क्वेश्चन 49 का सही जवाब क्या होगा, कुमार प्लस डीप का जो प्रत्यय है ये वाला,
इसका पलोप हो जाता है, डोलोप हो जाता है, केवल दीर्घिकार बचता है। तो कुमार में दीर्घिकार लगाएंगे तो क्या बनेगा, कुमारी बनेगा ना। तो इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन 50 में कि P1 में कौन सा प्रत्यय है। तो यहाँ पे क्षत्रिय प्रत्यय है, यहाँ पे सानस प्रत्यय बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन का सही जवाब क्षत्रिय प्रत्यय